अब लिख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी इम्पोर्टेंट कॉल आई थी। एनीवेज, मैंने आप लोग को टास्क दिया था कि एज हमारे पास अलाइव हो और प्री ग्लूकोज उसका 120 नहीं होनी चाहिए, एज 50 से अबव हो। तो कुलदीप ने इसका आंसर दिया है। अब हम ये वेरीफाई करेंगे क्या कुलदीप का आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, लेकिन वेरी गुड कुलदीप, एटलीस्ट यू ट्राइड। उसके लिए सबसे पहले हम डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के लिए सिलेक्ट केसेस पे क्लिक करेंगे। मैं रिसेट कर दूं क्योंकि मेरी पहले वाली कमांड लगी हुई है इस पे। इसके बाद इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड पे क्लिक करेंगे। मेरा पहले था अलाइव हो। अलाइव को मैंने क्या कैटेगरी दी हुई है? फाइनल आउटकम को मैंने कोडिंग दी हुई है या नहीं, इसके लिए पहले जरूरी है कि आउटकम को हमने कोडिंग दी हुई हो। लेट मी चेक कि हमने आउटकम को कोडिंग दी हुई है या नहीं। हमने आउटकम को कोडिंग नहीं दी हुई। सबसे पहले मैं आउटकम को रिकोड कर देती हूँ। हो सकता है आप लोगों ने दी हुई हो, मैंने कहीं नहीं दी हुई थी, तो मैं ऑटोमेटिक रिकोड कर रही हूँ आउटकम को। फाइनल आउटकम को ना, आर डॉट फाइनल आउटकम, ये भी आप लोग का रिवाइज हो जाएगा इस तरह से। देख लें रिकॉर्डिंग, राइट। एड न्यू, ओके, ठीक है। अब उसने क्या किया, अलाइव को 1 दे दिया, एक्सपायर्ड को 2 दे दिया। वेरी गुड। अब मैं करने जा रही हूँ सिलेक्ट केसेस। सिलेक्ट केसेस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कहा एज, फाइनल आउटकम जो है मेरे पास अलाइव होना चाहिए। अलाइव को कोडिंग उसने 1 दी थी, तो मैंने कहा फाइनल आउटकम इज इक्वल टू 1 हो। इसके साथ उसकी एज 50 से ज्यादा हो। एज इज ग्रेटर देन 50 और उसका प्री ग्लूकोज 120 नहीं होना चाहिए। तो प्री ग्लूकोज सिलेक्ट किया, नॉट इक्वल्स टू 50, सॉरी 120। इसका मतलब है नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो इसका मतलब इक्वल्स टू, अगर उसके साथ ये साइन आ जाता है तो इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, कंटिन्यू, पेस्ट। इसको हमने एग्जीक्यूट किया। सक्सेसफुली ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम जाके देखेंगे कि हमारे पास डेटा में क्या आया। टोटल कितने केसेस सिलेक्ट किए यहां से पता चलेगा। 23, मेरे पास 23 केसेस आ रहे हैं। कुलदीप के पास आ रहे थे 28। हो सकता है कहीं और मिस्टेक हो गई हो, बट इट्स ओके। जुनेरा, साइन ये कैसे आएंगे? यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेटर बना हुआ है, तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट केसेस में आप जाएंगी,
इफ कंडीशन, तो ये पूरा कैलकुलेटर बना हुआ है, आपको इसमें खुद से साइन नहीं लगाने सारे। मैं दोबारा करके दिखा दूं। मैंने कहा कि फाइनल आउटकम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, फाइनल आउटकम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड यहां पर से उठाए साइन, मेरा एंड। एंड एज 50 से ज्यादा होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन 50। ठीक है। एंड प्री ग्लूकोज 120 नहीं होना चाहिए। तो प्री ग्लूकोज अगर मैं इक्वल्स टू लिख देती, इसका मतलब होना चाहिए, मैंने कहा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला साइन लगाएंगे, नॉट इक्वल्स टू। ये जो ये चीज है, ये शो करती है नॉट को, तो मैंने कहा नॉट इक्वल्स टू 120। कंटिन्यू। ओके, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं हमारे पास कितने आए ऐसे केसेस जिसको सिलेक्ट करके दिया एसपीएसएस ने। 23 आया। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहती हूं कि आप लोग उन पेशेंट को सिलेक्ट करें जिन्हें मॉडरेट आरडी नहीं हो और वो फीमेल्स हो। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूं, नो मॉडरेट आरडी एंड फीमेल हो और प्री ग्लूकोज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 150 हो। ये कमांड जल्दी जल्दी करें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आस्क।
अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि वो ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल कर रहे हैं। दोनों का, सिलेक्ट केसेस का और कंप्यूट वेरिएबल का डायलॉग बॉक्स बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कंप्यूट वेरिएबल में जाकर अगर आप करेंगे तो वो फिल्टर नहीं लगाएगा, वो जस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो काइंडली आप लोग डेटा में जाएं और सेकंड लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट केसेस, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जुनेरा, आप प्लीज टाइप कीजिए, आपको क्या इशू आ रहा है। जारून, सेकंड टाइम प्रैक्टिस आप तब ही कर सकेंगे जब आपको अभी थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें समझने की, अगर कोई क्वेरी है तो अभी पूछें। जुनेरा, क्या आप वो जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकती हैं। सिलेक्ट केसेस में जाइए, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड कीजिए, और जो प्रोग्राम आपने वहां रखा है वो यहाँ पे पेस्ट कीजिए, मैं एरर पकड़ लूंगी। सिलेक्ट केसेस में जाइए, डेटा में जाइए। जुनेरा, मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, डेटा में जाइए, देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। अगर आप मोबाइल पे लेक्चर ले रही हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती आपका। यू मीन आप प्रैक्टिस नहीं कर रही। देखें, इट्स ओके, अगर आप मोबाइल पे लेक्चर ले रही हैं और कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रही हैं तो इट्स ओके, ठीक है। तो आप ऐसे करें, देखिए मैं बता रही हूँ आपको दोबारा। सिलेक्ट केसेस करें, ठीक है। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड पे क्लिक करें, ये सब मिटा दें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई है, जब आपने यहाँ से कोई वेरिएबल नेम डाला है ना यहाँ पे, तो आपने या तो कुछ रिमूव कर दिया या तो कुछ गलती से ऐड कर दिया उसके साथ। जब ऐसा होता है तो वो इलीगल कैरेक्टर नेम या वेरिएबल नेम शो करता है। जो ओरिजिनल वेरिएबल है जेंडर, तो बिल्कुल आप ये देखें हर वेरिएबल नेम सेम लिखा हुआ है या नहीं। हो गया। मुझे कौन बताएगा कि टोटल ऐसे कितने केसेस हैं जिसको मॉडरेट आरडी नहीं होनी चाहिए, रीनल सीवियर रीनल डिजीज हो या फिर नो रीनल डिजीज हो, ठीक है। और फीमेल हो, प्री ग्लूकोज ग्रेटर देन 120 और लेस देन 150 हो, कोई मुझे बताएगा।
किसी का आंसर नहीं आ रहा? टोटल ए से सिर्फ एक केस है मेरे मुताबिक। किसी और ने सॉल्व नहीं किया? आगे चले। आई थिंक आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो आप लोगों ने प्रोसीड किया है नहीं किया। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अब मैं नई कमांड इनकरेक्ट वेरिएबल ही आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपने वेरिएबल नेम में कुछ गड़बड़ कर दी है ट्रांसफर करते हुए, या तो उसका डिलीट कर दिया है उसका आधा, या आधा कुछ और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोग को सिखाने जा रही हूँ। पहले मैं सिलेक्ट केसेस वाली कमांड अपनी बंद करूंगी। सिलेक्ट केसेस ऑल केसेस कर दें। जब भी आपने फिल्टर पे काम कर लिया हो तो प्लीज उसको ऑल केसेस करके फिल्टर ऑफ कर दें। ठीक है, अब मेरा फिल्टर ऑफ हो गया, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। इसी तरीके से स्प्लिट फाइल भी जो हमने ब्रेक की थी, जब उसका काम हो जाए तो कोशिश ये किया करें कि वो स्प्लिट ऑफ कर दें। अब मैं जो समझाने जा रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है मर्ज केसेस या मर्ज वेरिएबल। ये तो आप लोग को पता है ना कि ये जो चीज है ये वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये केसेस है। ये रो जो है ये केसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, हर पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मर्ज वेरिएबल, इसका मतलब ये कि पेशेंट्स वही हैं, उनके डेटा में हम एडिशनल वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूं कि मर्ज केसेस, तो इसका मतलब ये कि वेरिएबल तो वही है, हम और पेशेंट का डेटा ऐड कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया? क्या दोबारा रिपीट करूं? मर्ज वेरिएबल और मर्ज केसेस में डिफरेंस। मर्ज वेरिएबल और मर्ज केसेस का डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? नौरीन, आपको क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ, तो और से सुनिएगा। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि, या नहीं हुआ तो इन फ्यूचर जरूर होने वाला है, कि आपको दो फाइल्स मिलेंगी एक्सेल की। आधे पेशेंट का डेटा इस फाइल में है, आधे पेशेंट का डेटा उस फाइल में है। ठीक है, और आपको उन दोनों फाइलों को डेटा मर्ज करना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं मर्ज केसेस। मतलब मर्ज केसेस का मतलब दोनों पेशेंट्स का डेटा मर्ज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सर्वे किया है, मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरी फ्रेंड के पास भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, हम मेरे मोबाइल में डेटा कलेक्ट करती रही। आधा पेशेंट्स का डेटा मैंने कलेक्ट किया, आधा पेशेंट्स का डेटा उसने कलेक्ट किया। अब मुझे उन दोनों का डेटा मर्ज करना है आपस में। तो ऐसे सिचुएशन को मैं कहूंगी कि मर्ज केसेस। वेरिएबल सारे वही है, उसका भी क्वेश्चनियर सेम था, मेरा भी क्वेश्चनियर सेम था, लेकिन पेशेंट्स का डेटा डिफरेंट है। उसके पास कोई और पेशेंट्स थे, मेरे पास कोई और पेशेंट्स थे। तो अगर मैं इसको मर्ज करती हूँ तो इसको कहेंगे मर्ज केसेस। लेकिन
सपोज करें मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसका डेटा कलेक्ट किया, तकरीबन मेरे पास 50 पेशेंट्स आए आज, क्वेश्चनर है और उन पेशेंट्स का डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, 50 पेशेंट्स का। वो पेशेंट्स मेरे पास एक हफ्ते बाद उनमें से 10 पेशेंट्स मेरे पास फॉलोअप के थे, फॉलोअप पे आए। अब मुझे उनकी और मजीद इंफॉर्मेशन भी चाहिए, ठीक है। उनके वेरिएबल अब डिफरेंट होंगे, पहले जो मैंने इंफॉर्मेशन ली थी वो डिफरेंट थी, अब कुछ और इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ। पेशेंट तो वही है ना, अब उन दोनों पेशेंट का डेटा जब मैं मर्ज करूंगी, पेशेंट वही है, वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो ऐसी सिचुएशन को मर्ज करने को हम कहेंगे मर्ज वेरिएबल। मेरे पास जो 50 पेशेंट्स थे उनका डेटा ये है, उसके बाद फॉलोअप पे जो आए मैंने उनका देखा कि उनकी तबीयत कैसी है, सारे सवाल पूछे। अब मैं क्या करूंगी, उस डेटा को इसके साथ मर्ज करूंगी, हर पेशेंट के सामने उसकी इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन ऐड करूंगी, तो उसको मैं कहूंगी कि मैं मर्ज वेरिएबल कर रही हूँ, नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ। अब क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अब ये काम करेंगे किस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, कंट्रोल सी कर रही हूँ, मैं एक नई एसपीएसएस की फाइल खोल रही हूँ, आधा डेटा वहां पे लेकर जा रही हूँ, आधे वेरिएबल, ताकि मैं दोबारा से मर्ज करके दिखा सकूं आपको, सही है। कंट्रोल एन से मैंने एसपीएसएस की नई विंडो खोली, यहाँ पे मैंने वेरिएबल पेस्ट कर दिया, ठीक है, फाइनल आउटकम का। और मेरे पास जरूरी है कि मेरे पास आइडेंटिफायर भी मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीरियल नंबर है, आइडेंटिफायर, ये हमेशा यूनिक होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये रिपीट होंगे तो मर्ज करते हुए ये कंफ्यूजन होगी कि वो ये वाले वन के साथ इस डेटा को डाले या इस वाले वन के साथ डेटा को डाले, क्योंकि वन तो वन है ना। तो कभी भी डेटा मर्ज करते हुए याद रखिएगा, आइडेंटिफायर सिमिलर हो, ये डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कर दिया 11, इसको कर दिया 89, इसको कर दिया, ये भी डुप्लीकेट में है 89, और इसको कर दिया मैंने 90, और क्या डुप्लीकेट में है, 18 डुप्लीकेट में है, इसको कर दिया 91, 83 भी डुप्लीकेट में है, इसको मैंने कर दिया 92। आई थिंक और कोई डुप्लीकेट में नहीं है। ये ख्याल रखना है, दोबारा बता रही हूँ कि डुप्लीकेट में डेटा नहीं होना चाहिए मर्ज करते हुए, ठीक है। मैं एक दफा चेक कर लूं कोई डुप्लीकेट में तो नहीं है। आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस में गए, सीरियल नंबर की बेसिस पे मैंने डुप्लीकेट चेक किया, अभी भी डुप्लीकेट है मेरे पास। कौन से डुप्लीकेट है ये डुप्लीकेट आ रहे हैं 92, और ये मैंने कर दिया 93 या 96, और ये मैंने कर दिया 97। अब दोबारा चेक करूं कोई डुप्लीकेट तो नहीं है।
अभी भी डुप्लीकेट आ रहे हैं। ये 97 और ओहो 100 101, अब कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? यस, अब मेरे पास कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से कॉपी कर रही हूँ डेटा। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किए मैंने दोनों वेरिएबल और नई शीट पे जाके पेस्ट कर दिए। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चले। मैंने 2 शीट बना ली, एक में पूरा डेटा मौजूद है, एक में उसी डेटा का सीरियल नंबर मौजूद है और एक वेरिएबल ऐड है जो कि मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मर्ज करना चाह रही हूँ। राइट क्लिक करके कंट्रोल वी कर दें। पर यार राइट क्लिक करके कंट्रोल वी कीजिए, पहले कंट्रोल सी कीजिए फिर कंट्रोल वी कीजिए, हो जाएगा। अच्छा, अब मैं मर्ज करने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ वाले को पूरे को सॉर्ट कर दिया वेरिएबल को। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी शीट जो मेरी है उसको भी मैंने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट असेंडिंग। ठीक है, अब मैं ये मास्टर मेरी शीट जो है उस पे गई हूँ। उस पे जाने के बाद मैंने क्या किया, डेटा पे गई हूँ। डेटा पे जाने के बाद मर्ज फाइल्स, डेटा पे जाएं, बीच में एक ऑप्शन है मर्ज फाइल्स, इस पे क्लिक करें। एक ऑप्शन आ रहा है एड वेरिएबल्स। ठीक है, इस पे क्लिक करें तो मेरे पास जो दूसरी शीट खुली हुई है उसने ऑटोमेटिक उसका ऑप्शन यहाँ पर दे दिया। अगर मेरे पास वो शीट नहीं खुली हुई थी जिसको मुझे मर्ज करना है तो मैं यहाँ से जाके ब्राउज भी कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगी और जाके ब्राउज करूंगी कहाँ पे मेरी फाइल सेव है जिसको मुझे मर्ज करना है। लेकिन क्योंकि मेरी खुली हुई थी फाइल तो उसने मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि तुम्हारे पास दूसरी ये फाइल खुली हुई है, क्या तुम्हें इसके डेटा मर्ज करना है? मैंने कहा यस, मुझे यहाँ का डेटा मर्ज करना है। कंटिन्यू किया। अब वो ये कह रहा है कि की वेरिएबल क्या है। मैंने कहा की वेरिएबल मेरा सीरियल नंबर है। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, यहाँ पे वापस कर दिया। ठीक है, एक्सक्लूड वेरिएबल भी तो आ रहा है, यहाँ पे आ गया। एक मिनट, मैं दोबारा रिपीट करूं, यहाँ से मैंने फाइनल आउटकम डिलीट नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए था क्योंकि मुझे मर्ज करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल ऐड हुआ हुआ है सेम उसी नाम का दूसरा वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता। आपने क्या किया, डेटा पे गए, मर्ज फाइल्स पे गए, ऐड वेरिएबल किया, सिलेक्ट की फाइल, कंटिन्यू किया, वेरिएबल्स पे गए और उन्होंने कहा कि आपके पास ये सारे वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में मर्ज हो जाएंगे और आपका की वेरिएबल ये है। की वेरिएबल का मतलब है आइडेंटिफायर जो हर पेशेंट का दूसरे पेशेंट से वेरी करता है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि कुछ वेरिएबल्स ऐड नहीं हो तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ पूरा डेटा आपस में मर्ज हो जाए। ओके करेंगे तो डेटा मर्ज हो गया। अब मैं देखूंगी लास्ट में मेरे पास एक वेरिएबल बन के आया होगा फाइनल आउटकम का, ये रहा, उसने डेटा को मर्ज कर दिया। क्लियर है सबको? शुड आई रिपीट और नॉट? वेरी गुड नॉरिन, गुड। ये था कि किस तरह से हम
वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मेरा वेरिएबल वही है, सब कुछ वही है, डेटा वही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ और केसेस ऐड करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 88 पेशेंट का डेटा है, अगर मेरे पास 15 पेशेंट्स का और डेटा आ जाए तो वो मैं किस तरह से ऐड करूंगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके वेरिएबल नेम सिमिलर होने चाहिए। कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। मैं आपको बस दिखाने के लिए कंट्रोल नई फाइल पे इसको सब पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास पूरा डेटा आ गया, डेटा की फाइल, ठीक है। अब मैं आधा डेटा उठा के यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। यहाँ से डिलीट कर रही हूँ 80 से लेकर, कंट्रोल एक्स किया मैंने, ठीक है। नई वाली फाइल में पेस्ट कर दूंगी ताकि मैं बाद में उसको मर्ज कर सकूं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि एक पेशेंट मेरे ऐसे हैं जो 100 से लेकर 112 तक का डेटा है उनका, और एक फाइल मेरे पास ऐसी है जिसमें टोटल 79 पेशेंट का डेटा है। अब वेरिएबल सेम है, सब कुछ सेम है, सीक्वेंस सेम है, बस मुझे दोनों फाइलें आपस में मर्ज करनी है। यूजुअली स्टूडेंट्स करते क्या है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट से मसला क्या होगा, अगर आपका एक वेरिएबल यहाँ से वहां पे शिफ्ट हुआ है, आपने वेरिएबल्स आगे पीछे किए हुए हैं, तो कॉपी पेस्ट में सारा डेटा आपका मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप मर्ज केसेस करेंगे, तो अगर आपका वेरिएबल्स आगे पीछे भी हैं तो वो उसी वेरिएबल के सामने ही उसका डेटा डालेगा। वो ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके जस्ट पेस्ट कर रहा है, वो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेगा और उसके सामने उसका डेटा डालेगा, ठीक है। तो हम मर्ज कैसे करेंगे, डेटा पे जाएंगे, मर्ज पे जाएंगे, ऐड केसेस करेंगे। इससे पहले हमने क्या था, ऐड वेरिएबल्स। ऐड केसेस करेंगे, मेरे पास फाइल खुली हुई है, फाइल सिलेक्ट की, कंटिन्यू किया। अब उसके बाद वो ये कह रहा है कि फाइनल आउटकम रिपीट हो रहे हैं 2 दफा, डिलीट कर देते हैं। अनपेयर्ड वेरिएबल, एक में वो कह रहे डबल 2 दफा फाइनल आउटकम है, एक में 1 दफा है। हम्म, 29 है इसमें वेरिएबल, और इसमें वेरिएबल 29 है, ओके। ये शीट चले हम बंद कर देते, दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। कोई एरर आ रहा है। हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक कॉपी की, नई विंडो खोली, यहां से लेकर 29 तक पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया डेटा दोबारा हमने सारा। फिर हमने नीचे के केसेस उठाए, ठीक है। यहाँ से सपोज हमने केसेस उठाए, कंट्रोल सी किया, ठीक है। नई फाइल में हमने पेस्ट कर दी, ठीक है। आई होप अभी एरर ना आए। डेटा में जाएंगे, ये सब चीजें हमें खुद रूल आउट करनी पड़ती है जब एरर्स आते हैं। तो ये एरर किस बेसिस पे दे रहा है वो, ऐड वेरिएबल, इस पे गए, सॉरी ऐड केसेस करने हैं ना हमें, ट्रांसफॉर्म पे गए, डेटा पे, मर्ज फाइल्स पे गए, ऐड केसेस पे गए,
फाइल सेलेक्ट की, कंटिन्यू किया, अब हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। पहले हमारे पास वेरिएबल सिमिलर नहीं थे तो उसने हमें एरर दे दिया था, अब हमने वेरिएबल सिमिलर रखे तो उसने हमें एरर नहीं दिया। ठीक है, पेस्ट किया, कंटिन्यू किया, उसने देखे ये यहाँ से मैंने केसेस डिलीट नहीं किए थे, कॉपी करके पेस्ट किए थे नई फाइल में, तो उसने मुझे डुप्लीकेट करके दे दिए, ऐड कर दिए जो फाइल मैंने ऐड की। तो ये क्लियर है, ये केसेस मेरे पास अभी ऐड हुए मर्ज करने पर। क्लियर, मर्ज फाइल समझ में आया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जो जब आपके पास 2-3 फाइल्स में डेटा होता है तो आप किस तरह से उसको आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो ये वेरी यूजफुल कमांड है, और इसको डेटा को मर्ज करने के लिए आप इसी फीचर्स को अप्लाई कीजिएगा, मैनुअल नहीं कीजिएगा। मैनुअल करने से आपके एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और डेटा सही से कॉपी पेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, एसपीएसएस की फाइल सेव करना तो मैंने बता दिया है आपको कि किस तरह से यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से एसपीएसएस की सिंटेक्स फाइल यहाँ से सेव करेंगे और एसपीएसएस की आउटपुट फाइल भी यहीं से सेव करते हैं। और कोशिश ये करें एसपीएसएस का डेटा जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डेटा था एग्जाम्पल डेटा के नाम से, तो मैं एग्जाम्पल डेटा के नाम से अगर सेव कर रही हूँ तो आउटपुट भी उसी के नाम से सेव करूं और सिंटेक्स भी मैं उसी के नाम से सेव करूं और एक तीनों को एक साथ रखूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आप अपना डेटा खोलें उसके साथ उसका आउटपुट भी और सिंटेक्स भी खोल के रखें, क्योंकि अगर आप उसका आउटपुट और सिंटेक्स पहले से नहीं खोलेंगे तो हर बार एक नया सिंटेक्स और हर बार एक नया आउटपुट बन जाएगा, और इस तरह से आपके पास बहुत सारे आउटपुट और बहुत सारे सिंटेक्स बनते जाएंगे। आधा इंफॉर्मेशन आपकी एक सिंटेक्स में होगी, आधी इंफॉर्मेशन आपकी दूसरी सिंटेक्स में, आधी इंफॉर्मेशन आपकी तीसरी सिंटेक्स में, इस तरह कर करके आपके पास एक जंग जमा हो जाएगा इंफॉर्मेशन का, जो कि किसी काम का नहीं होगा। तो कोशिश करें हमेशा सिंटेक्स आउटपुट डेटा एक ही साथ सेव करें, एक ही जगह सेव करें, और जब भी उस पर वर्कअप करने लगे तो पहले तीनों फाइलों को एक साथ खोल लें और उस पर जाके फिर वर्कअप करें। क्लियर? कुलदीप ने सवाल किया है, जब हमारे पास 2-3 फाइल में डेटा हो तो हम ऐड केसेस करते हैं या ऐड वेरिएबल्स करते हैं, प्लीज क्लैरिफाइड। देखें कुलदीप, मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आपके पास 2 जगह पे डेटा है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास सेम पेशेंट की इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन मजीद आ रही है, तो आप ऐड वेरिएबल करेंगे। और अगर आपके पास वेरिएबल सिमिलर है लेकिन डिफरेंट पेशेंट्स का डेटा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आप उसमें ऐड केसेस करेंगे। जब नए पेशेंट्स का डेटा एंटर करना होगा तो आप ऐड केसेस करेंगे, जब उन्हीं पेशेंट्स के नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो आप ऐड वेरिएबल करेंगे। मैं लिख भी दूं यहाँ पर ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, सेम पेशेंट्स विथ न्यू इंफॉर्मेशन ये होगा ऐड वेरिएबल्स। ठीक है, और सेम वेरिएबल्स बट न्यू पेशेंट्स, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ऐड केसेस। ठीक है,
चलिए जुनेरा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना। अब आउटपुट, सिंटेक्स और डेटा फाइल तीनों को एक साथ सेव करनी है, और जब भी काम करने लगे सिर्फ डेटा फाइल नहीं खोलनी, उसके साथ साथ उसका सिंटेक्स भी खोलें और उसका आउटपुट भी खोलें, वरना हर बार आपका एक नया आउटपुट बनेगा और इतनी ज्यादा आउटपुट्स बन जाएंगे और इतनी ज्यादा सिंटेक्स बन जाएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास एसपीएसएस में डेटा है और आपको किसी और को डेटा देना है, लेकिन उस सामने वाले के पास एसपीएसएस नहीं है, वो ये कहता है आपसे कि मुझे एक्सेल की फाइल में डेटा दे दो, तो आप उसको किस तरह से डेटा सेव करके देंगे, अब मैं आपको वो सिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपके पास डेटा मौजूद है। ठीक है, आपने अपनी कुलीग को डेटा देना है, लेकिन आपके पास, सामने वाले के पास, आपके कुलीग के पास या आपके फ्रेंड के पास एसपीएसएस नहीं है और उसको डेटा पे काम करना है, तो आप उसको एक्सेल में कैसे सेव करके देंगे? फाइल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज किया। ठीक है, डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल मैं सेव कर रही हूँ एग्जाम्पल डेटा के नाम से। ठीक है, इसके बाद सेव एज टाइप, अभी इसकी टाइप है एसपीएसएस, लेकिन आपको एक्सेल में सेव करना है ना। आप ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन खोलेंगे और इसमें ये एक्सेल है 97 थ्रू 2003, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फाइल का नाम आपने एग्जाम्पल डेटा रखनी है, कुछ भी रख लें। एग्जाम्पल, मेरे पास एग्जाम्पल के नाम से पहले सेव हुआ हुआ एक और, तो मैं इसको एग्जाम्पल 2 के नाम से सेव कर देती हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दें। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा हुआ है राइट वेरिएबल्स नेम टू फाइल, नेम्स के नाम से सेव करना है या फिर लेबल्स के नाम से सेव करना है? इसका मतलब ये कि ये जो है वेरिएबल्स नेम, ठीक है, आपको इसके नाम से सेव करना है या फिर इसकी जो लेबलिंग हुई हुई है, जो मैंने आपको बताया था फुल इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, आपको उसके नाम से सेव करना है। तो इट्स अप टू यू, आप वेरिएबल नेम के नाम से सेव कर दें या लेबल्स के नाम से सेव कर दें, या फिर इस पे क्लिक कर दें कि सेव वैल्यू लेबल्स वेयर डिफाइंड इंस्टेड ऑफ डेटा वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मैंने कोडिंग दी हुई है 1212 करके, ठीक है, तो 1212 ना हो, मेल फीमेल लिखा हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं मेल और फीमेल लिखा हुआ है तो आप इस पे चेक लगा दें। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं कोडिंग आए लिखी हुई 1212 करके, तो आप इसके से चेक हटा दें। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं, वेरिएबल्स नेम जो हैं, उसकी लेबलिंग शो हो, तो आप लेबल्स पे चेक लगा दें। और अगर आप चाह रहे हैं नहीं इसका ये नाम शो हो, तो आप नेम्स पे लगा दें। ठीक है, सेव। अब मेरे पास डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे एग्जाम्पल 2 के नाम से डेटा सेव हो गया। मैं यहाँ पे खोल के देखूंगी, तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि लेबल्स शो हो, नंबर शो नहीं हो, तो यहाँ पर सबके लेबल्स शो हो रहे, नंबर शो नहीं हो रहे। देखिए कैटेगरीज आ रही है लिखी हुई, इसी तरीके से यहाँ पे पूरे पूरे नाम आ रहे लिखे हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा सेंड कर सकते हैं एक्सेल पे किसी को। इतना क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? नॉर्मेलिटी का वर्ड सुना है किसी ने? नॉर्मेलिटी, किसी ने नॉर्मेलिटी का वर्ड सुना है? आप लोगों ने कभी कोई आर्टिकल पढ़ा है, साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिकेशन में जो होता है गूगल पे?
नो आंसर। अच्छा देखें, जब भी आपने कोई आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसमें रिजल्ट का एक पोर्शन होता है जिसमें पूरे आर्टिकल के रिजल्ट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा तो उसका मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई होंगी। अगर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रिपोर्ट हुई भी होगी। तो कब हमें मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करना है, कब हमें मीडियन के साथ इंटरक्वार्टाइल रेंज रिपोर्ट करना है, ये हमें पहले डिसाइड करना होता है। और ये डिसाइड हम किस बेसिस पे करते हैं? नॉर्मेलिटी की बेसिस पे करते हैं। नॉर्मेलिटी आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। अगर आपके डेटा को, फॉर एग्जांपल मैं एज का वेरिएबल लेती हूँ और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करती हूँ, अगर उसकी शेप बेल कर्व आ जाती है पूरी परफेक्ट, तो इसका मतलब ये कि आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। और ऐसी सिचुएशन में आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं एज का वेरिएबल ग्राफ बनाती हूँ और बेल शेप कर्व नहीं आता, उसकी टेल या तो राइट साइड पे स्क्यूड हो या फिर लेफ्ट साइड पे स्क्यूड हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होती। हम इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट नहीं कर सकते और वो बायस रिजल्ट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज रिपोर्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? अब ये नॉर्मेलिटी चेक किस तरह से की जाती है, मैं बस वो आपको बता दूं। उसके बाद आरिफा महक, मैंने ये कहा कि जब भी हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, आपसे कोई ये बोले कि एज का डिस्क्रिप्टिव मुझे बताओ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो एज, एवरेज एज बता दें आप और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो आप मीडियन एंड उसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज बता दें। ये बात याद रखिएगा, हमेशा मैंने शुरू में ही बताई थी, मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट होता है, मीडियन के साथ इंटरक्वार्टाइल रेंज रिपोर्ट होती है। तो अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि हमें मीन रिपोर्ट करना है या फिर हमें मीडियन रिपोर्ट करना है? तो ये डिसाइड करती है डेटा की नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक टेस्ट है जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं मीन रिपोर्ट करूं या फिर मीडियन रिपोर्ट करूं। जब मैं अगर एज के वेरिएबल को ग्राफ पे ड्रॉ करूंगी, सबसे छोटी एज शुरू में आएगी, सबसे बड़ी एज लास्ट में आएगी, तो यूं बिल्कुल बेल शेप कर्व आना चाहिए। अगर बेल शेप, जैसे छोटी एज, बड़ी एज, बड़ी एज, बड़ी एज से बड़ी एज, इस तरह करके बेल शेप कर्व आता है, अगर ऐसा आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और आप जाके आंखें बंद करके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट कर दें। लेकिन अगर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं आ रही, बेल शेप कर्व नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। आप इसलिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट नहीं करें, आप मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज रिपोर्ट करें। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मेलिटी चेक किस तरह से करते हैं, बस मैं ये सिंपल आपको बता दूं, क्योंकि हमेशा मीन और मीडियन रिपोर्ट करते हुए आप पहले नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, फिर मीन या फिर मीडियन रिपोर्ट करेंगे। उसके बगैर आप मीन मीडियन रिपोर्ट नहीं करेंगे। नॉर्मेलिटी हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल की चेक होती है, कभी भी कैटेगोरिकल वेरिएबल की चेक नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ये बात आप लोग अपने जहन नशीन कर लें, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से है? एज है, प्री ग्लूकोज है, पोस्ट ग्लूकोज है, बस ये है आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये कैटेगोरिकल है, 1 to 1 2 कैटेगरी, 1 to 3 4 1 to 3 4 ये कैटेगरीज हैं। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल मैं एज की नॉर्मेलिटी चेक कर रही हूँ, कैसे चेक करूंगी? एज पे आप एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, एक्सप्लोर पे जाएंगे। आपने जिसकी नॉर्मेलिटी चेक करनी है उसको यहाँ शिफ्ट करना है। मुझे एज की नॉर्मेलिटी चेक करनी है, मैंने यहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद आप प्लॉट्स में जाएंगे। आर यू फॉलोइंग मी स्टूडेंट्स? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एज को यहाँ शिफ्ट किया, प्लॉट्स पे गए, उसके बाद बॉक्स प्लॉट वाले में आप नन कर दें, डिस्क्रिप्टिव में आप हिस्टोग्राम कर दें, स्ट्रीम एंड लिफ हटा के। नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, इस पे चेक लगा दें। कंटिन्यू। ओके, अभी ये रनिंग एग्जामिन आ रहा है, वेट करना होगा हमें। अभी हमारे पास रिजल्ट आएंगे। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, टोटल हमारे पास 87 केसेस है, ठीक है। ये है शेपिरो-विल्क टेस्ट, ये है कोल्मोग्रोव टेस्ट। इनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। अगर पी वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट पी वैल्यू है ना, ये पी वैल्यू 0.05 से बड़ी होती है तो इसका मतलब डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है। अगर ये 0.05 से कम है शेपिरो टेस्ट में तो इसका मतलब डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नॉर्मल है और हम मीडियन इंटरवल रेंज रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, दो टेस्ट के नाम है, एक है शेपिरो-विल्क टेस्ट, एक है कोल्मोग्रोव। अगर आपका सैंपल साइज 2000 या उससे ज्यादा है तो हम कोल्मोग्रोव की पी वैल्यू देखेंगे। अगर हमारा सैंपल साइज 2000 से कम है तो हम शेपिरो-विल्क टेस्ट की देखेंगे। हमारा तो सैंपल साइज है ही बहुत कम, 87, तो हम शेपिरो-विल्क टेस्ट की पी वैल्यू देखेंगे। पी वैल्यू एक्चुअली, पी वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई नल हाइपोथेसिस होनी चाहिए। अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल का मतलब है जीरो, नल का मतलब है जीरो। मतलब ये कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस रखते हैं तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं देते। हम ये कह देते हैं कि इस चीज का इससे कोई एसोसिएशन नहीं, इस चीज का इसमें कोई डिफरेंस नहीं। जैसे नल, अगर मैं नॉर्मेलिटी के लिए अपनी नल हाइपोथेसिस देखूं तो मैंने कहा यहाँ पर दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं। जिस तरह की कर्व राइट साइड पे आ रही है उसी तरह की कर्व लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी आई है तो इसका मतलब मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आती तो इसका मतलब ये कि मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई गड़बड़ है। हो सकता है वो राइट साइड पर स्क्यूड हुई हो सकता है वो लेफ्ट साइड पर स्क्यूड हुई हो, ठीक है। तो ऐसी सिनेरियो में फिर हम फर्दर और टेस्ट करते हैं नॉर्मेलिटी चेक करने की, क्योंकि कोल्मोग्रोव टेस्ट और शेपिरो-विल्क टेस्ट ये बताते हैं एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी। अगर आपका डेटा जरा सा भी इधर उधर हिल गया तो ये कह देंगे नॉट नॉर्मल। लेकिन हम अपने डेटा में अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी को भी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है वो एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं हो
लेकिन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल हो। डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट बेल शेप नहीं आई, लेकिन हो सकता है इतनी बेल शेप आई हो कि हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर सके। तो उसके लिए हम चेक करते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, अगर हम स्क्यूनेस के स्टैटिस्टिक्स को उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दें, कैसे? ये कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर मैं स्क्यूनेस के कर्टोसिस को, इसको ना हाईलाइट कर देती हूँ, स्क्यूनेस के स्टैटिस्टिक्स को उसके स्टैंडर्ड एरर से अगर डिवाइड कर देती हूँ और वैल्यू 2 से कम आती है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी है। 0.126 डिवाइडेड बाय 0.258, तो ये 2 से कम आ रही है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट नॉर्मल है। इसकी स्क्यूनेस क्या होती है? इसकी टेल जो होती है, कर्टोसिस हाइट को कहते हैं, डेल शेप कर्व की हाइट को। तो कर्टोसिस भी चेक कर लेते हैं, हमें दोनों चीजें चेक करनी होती हैं। 0.747 डिवाइडेड बाय 0.511, ये भी 2 से कम आई है। देखिए, ये हम जब चेक करते हैं जब शेपीरो कह देता है नॉट नॉर्मल। यहाँ तो शेपीरो ने कह दिया कि नॉर्मल है। अगर शेपीरो कह देता है नॉर्मल, तो हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि शेपीरो एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी बताता है। अगर शेपीरो कह देता है कि नहीं नॉर्मल नहीं है, फिर हम इस चीज पे जाते हैं, स्क्यूनेस की स्टैटिस्टिक्स को उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं, कर्टोसिस को भी इसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू 2 से कम आती है तो हम कहते रहते हैं कि नॉर्मल है। अगर दोनों में से किसी की एक की भी वैल्यू 2 आ जाती है तो हम कह देते हैं नॉट नॉर्मल है। फिर हम ऐसे सिनेरियो में वो मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज रिपोर्ट करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताते। इतना क्लियर हो गया? बस आई थिंक एसपीएसएस में बस मैं इतना ही सिखाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं सिखाऊंगी, आप लोग के लिए एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। मैं जस्ट आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं आप लोग को असाइनमेंट दे दूंगी जो कि एक्सरसाइज बेस होगा। उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना होगा एसपीएसएस यूज करते हुए। अगर आप एसपीएसएस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम में कंसिडर होंगे। अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में भी फेल होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका क्विज है एसपीएसएस का। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं आप लोग को क्विज दे दूंगी। जुनेरिया कल से बस प्रैक्टिस ही कर रही हैं। गुड, वेरी गुड। अगर आपने अभी ये सीख लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। मैंने आपके पोर्टल पे एक पीडीएफ भी अपलोड करवाया है बेसिक एसपीएसएस के नाम से। तो उसमें अब तक मैंने जितनी चीजें सिखाई हैं वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आपको याद नहीं रहे कि आपको नॉर्मेलिटी किस तरह से चेक करनी है, तो आप वो पीडीएफ देखेंगे, उसमें सारी डायरेक्शन मौजूद हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी, ठीक है। तो अगर आपने वो पीडीएफ से सब कुछ सीख लिया तो आप लोग आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे और पास हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज बताइए। गुड बुशरा। देखिए टफ है, आई नो, मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखा है। अब तो मैं आंखें बंद करके स्टेप्स सारे कर सकती हूँ जो मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। शुरू में मुझे भी सब मिक्स हो जाता था, खिचड़ी बन जाती थी, लेकिन टाइम जिस तरह से प्रैक्टिस करती रही तो वो सब चीजें रट गई हैं अब मुझे।
तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगी कि ये सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए नहीं सीखिएगा, ये सीखने का मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप रिसर्च में या स्टूडेंट लाइफ में आगे पढ़ते भी हैं तो आपको एनालिसिस के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। सबसे आसान सॉफ्टवेयर ये SPSS है। देखिए ऐसा करें आप लोग, क्वेरीज जो हैं या तो मैं फरहान से बात करती हूँ कि एक हम फेस टू फेस इस तरह से सेशन कर लेते हैं जिसपे आप लोग को भी बोलने का मौका मिले, ठीक है? और आप मुझसे फेस टू फेस क्वेश्चंस कर सके, मैं उसके आंसर दूं। और अगर जी मिस निधा, इनका अपकमिंग जो है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। ये हमारे सेंडस हॉस्पिटल में ही आएंगे ग्रुप वाइज। अच्छा, जी, मार्च से स्टार्ट है इनका। तो तो जिनके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किस पे है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, वो SPSS रिलेटेड नहीं होगा, सर्विलेंस वगैरह इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड होगा। ओके, कोई क्वेरी होगी तो हम आपके पास तशरीफ लेकर आएंगे इनकी। ठीक है। और इन केस अगर इन लोग को जरूरत पड़े कि इस तरह का ही सेशन हो जिसमें वो भी ऑडियो में बोल सकें या वीडियो शेयर कर सकें कि ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट शेयर कर सके, तो हम कर सकते हैं अरेंज। ठीक है, 1 आवर का हम रख लेंगे सेशन और फिर मैं इनकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूंगी। हाँ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंटरेस्टेड। अभी तक जितने स्टूडेंट ऑनलाइन है ये सारे मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड है सीखने में, क्योंकि हमारा बैच बहुत बड़ा है और स्टूडेंट बहुत कम एक्टिव है एंड में। यस यस, ये जो सब हैं अभी एक्टिव, ये सारे इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, जस्ट आई फील इट। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए तो ऑलवेज वेलकम, मैं हमेशा हाँ रेडी हूँ बिल्कुल। सिखाने के लिए। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप जब तक यहाँ पर स्टूडेंट हैं जब भी आप मतलब मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए उसके बाद भी अगर आप कभी भी लाइफ में पूछना चाहें तो आप बेझिझक ईमेल करें, कांटेक्ट करें और आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, तो हम इनको यहाँ पर गाइड कर दिया असाइनमेंट का, एंड कर दिया जी या अभी गाइड कर दिया, जी मैंने गाइड कर दिया है। मैंने बता दिया कि उसके वो जो मार्क्स होंगे वो एनुअल एग्जाम में काउंट होंगे। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे असाइनमेंट की तो वो पास नहीं कर पाएंगे। ठीक ठीक ठीक, राइट। अच्छा, आपका सेशन एंड हो गया है, कंटिन्यू करेंगे? मैं म्यूट कर नहीं दूं? नहीं, बस बस, आई थिंक दिस इज इनफ। इस टाइम पे इनफ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आई होप स्टूडेंट्स के कमेंट्स तो आ रहे हैं, सारों को अंडरस्टैंड हुआ है SPSS। आई होप सो। हाँ इंशाल्लाह। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।